हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम अपना छोड़ा हुआ पाठ कंप्लीट करते हैं। कुछ आगे समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। आप लोग बुक खोल लीजिए अपनी, पार्ट 3 जो अपन ने छोड़ा है अभी उसको अपन कंप्लीट करते हैं। जो चौथा इसमें पॉइंट दिया था, पेज नंबर कितने पे थे? 23 पर थे, है ना। 23 पर थे तो अपन वो 23 पेज निकालेंगे और उसमें दिया है 4th नंबर का पॉइंट, प्रबल तथा अम्ल दुर्बल अम्ल। मतलब ज़्यादा जोरदार, मतलब जोर से जो जिसका प्रभाव ज़्यादा रहता है वो, और जो कमज़ोर रहती हैं वो। ताकतवर और कमज़ोर, प्रबल माने जो जिसका वो ज़्यादा रहता है प्रभाव, प्रबल रहती है, और दुर्बल जो होती है वो कमज़ोर रहती है। ठीक है ना। तो वो मैं पढ़ती हूँ। आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, अम्ल क्षार और लवण पाठ। तो प्रबल तथा दुर्बल अम्ल। कुछ अम्ल अत्यंत तीव्रता से अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि कुछ अम्ल बहुत ही मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। मतलब कुछ तो बहुत तेज गति से क्रिया करने लगते हैं और कुछ जो रहते हैं वो धीमी चलती है, उनकी प्रक्रिया आराम से चलती रहती है। उदाहरण के लिए गंधक का अम्ल, शोरे का अम्ल तथा नमक का अम्ल बहुत तीव्र, नेक्स्ट पेज पर, अभिक्रिया देते हैं। कौन कौन से? शोरे का अम्ल, गंधक का अम्ल और नमक का अम्ल, ये बहुत तेज प्रक्रिया देते हैं, है ना। और इन अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके विपरीत एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा कार्बोनिक अम्ल अत्यंत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, अतः ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो प्रबल अम्ल, जैसे मान लो क्वेश्चन बन जाए प्रबल अम्लों के नाम बताओ, तो अपन क्या बता देंगे? गंधक का अम्ल, शोरे का अम्ल और नमक का अम्ल जो तीव्र क्रिया देते हैं वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? तो ये तीनों नाम लिख सकते हैं। और जो कमजोर दुर्बल रहते हैं उनके नाम पूछें तो अपन ये लिख सकते हैं, कौन कौन से? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल। ये धीमी प्रक्रिया देते हैं, अभिक्रिया देते हैं उसको, अतः ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्लों का कई बार हम अपने खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग करते हैं। पेय पदार्थों में स्वाद को बढ़ाने के लिए उनमें कार्बनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नंबर 5वां पॉइंट है, अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो अम्ल विलयन रहते हैं, अम्लीय विलयन, वो क्या रहते हैं? विद्युत के सुचालक, मतलब विद्युत में काम आ जाते हैं। सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है। इन अम्लों में से क्या होता है? विद्युत की जो धारा रहती है वो आसानी से प्रभावित हो जाती है, चली जाती है। पीतल तथा तांबे के बर्तनों पर कलई करना। पीतल तथा तांबे के बर्तनों पर कलई की परत चढ़ाने से बर्तन चांदी की तरह चमकने लगते हैं। अपन पीतल और तांबे के बर्तनों पे चांदी की कलई लगवा लेते हैं बाजार से, तो वो चांदी की तरह चमकने लगते हैं, कलई हो जाती। तो यह परत बर्तनों को इमली तथा नींबू जैसे अम्लीय पदार्थों की अभिक्रिया से बचाती है। स्टेनलेस स्टील जैसी धातुओं के बर्तनों का प्रयोग करने से बर्तनों का भोज्य पदार्थों में अम्लीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अपन इसमें कलई करवा के जब अपन खाना रखते हैं उस बर्तन में, तो उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता कि उसमें कुछ वो आए, खटास वगैरह या कुछ भी। तो वो कलई करी हुई है तो वो तो करी हुई है, उससे कुछ वो नहीं पड़ता इस पर। अब आता है अम्लों के उपयोग। अम्ल काय में उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में। गंधक का अम्ल तथा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। यह संचालक बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। जल अवशोषक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? गंधक कई चल रहा है जब, है ना। प्रयोगशाला में यह अम्ल अन्य प्रयोगों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक बनाने में काम में आता है। यह कागज, चमड़े तथा वस्त्र उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल? गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4। ठीक है। सेकंड नंबर का है नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ठीक है ना।
इसको HCl के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के नाम से भी जानते हैं, और शुद्ध हिंदी में जानेंगे तो नमक का अम्ल। यह वस्त्र उद्योग में यह विरंजक की क्रिया में काम आता है। साधारण नमक के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ग्लूकोज के मांड निकालने में भी किया जाता है। यह प्रयोगशाला में कई प्रयोग करने के लिए भी काम में आता है। यह विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले क्लोराइड बनाने में भी काम में आता है। कौन सा? नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन अम्लीयता। आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे आमाशय में पाए जाने वाला नमक या अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय में जो नमक पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है वो भोजन के पचाने में सहायता करता है। इसकी कमी से पाचन संबंधी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इसकी अधिकता से आमाशय की दीवार को हानि पहुंचती है। अधिक मिर्च, मसाले, गर्म भोजन आदि खाने तथा चिंता या तनाव के कारण हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता हो जाती है। इसे अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता किसे कहते हैं? तो इसका जो प्रश्न इसमें से ये प्रश्न वो तो पाठ में आएंगे, वो अलग है। इसमें से बनते जा रहे हैं छोटे छोटे, कोई पूछ ले अपन से तो अपन बता सकते हैं कि अम्लीयता किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? अधिक मिर्च, मसाले, गर्म भोजन आदि खाने तथा चिंता या तनाव के कारण हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता हो जाती है, जिससे अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता के आधार के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AiAl कोष्टक में दिया OH3 ब्रैकेट बंद, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO क्या दिया? MgOH3। ठीक है, छोटे कोष्टक में, फिर बड़े कोष्टक लास्ट में लगा हुआ बंद किया है। आदि पदार्थों के घोल तथा गोलियों का प्रयोग किया जाता है। ये गोलियां एंटी एसिड कहलाती हैं। अम्लीयता का कुपाचन से राहत पाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुछ एंटी एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। ये हमारे आमाशय में विद्यमान नमक के अम्ल की शक्ति को कम करके हमें अम्लीयता से छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है। अब आता है क्षारक तथा क्षार। परियोजना 5 के अंतर्गत धातु तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले ऑक्साइड के विषय में बताया गया है। लिटमस पेपर का लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तन होना उसके क्षारीय गुण को दर्शाता है। जो लिटमस पेपर होता है उस पेपर का रंग लाल से नीला हो जाना क्षारीय गुण को दर्शाता या बताता है। मैग्नीशियम एवं अन्य बहुत सी धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर अपनी अपनी धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। जिन यौगिकों के एक अणु में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड OH समूह उपस्थित होते हैं वे यौगिक क्षारक कहलाते हैं। क्षारकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। इसका प्रयोग साबुन, कागज, रेयान तथा औषधि आदि, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, आदि बनाने में तथा अभिकारक के रूप में किया जाता है। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका जो सूत्र है NaHCO3। मीठे सोडे का उपयोग कुछ व्यंजन पकाने, अम्लीयता को दूर करने तथा औषधियाँ बनाने में किया जाता है। नंबर 3 पे आता है धावन सोडा या वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है Na2CO3। धावन सोडे का उपयोग वस्त्रों की धुलाई के लिए किया जाता है। जो अपने घर में अपन साबुन या सर्फ जो रहता है ना, उसको बोलते हैं धावन सोडा या वाशिंग पाउडर या सोडा। ठीक है, उसका वो सूत्र क्या है? Na2CO3। ठीक है। अगला है चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
या CaOH2। इसका प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति की जांच करने, अम्लीय विषाक्तता को दूर करने, विरंजक चूर्ण बनाने तथा सफेदी करने में किया जाता है। नंबर 5 है कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। इसका उपयोग उर्वरक, रंग, नहाने के साबुन, पीड़कनाशी तथा विस्फोटक आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है 6 नंबर का पॉइंट, अनबुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या CaO। वे हाइड्रोक्साइड जो जल में विलय होते हैं, मतलब घुल जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम तथा कुछ अन्य धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो को क्षार कहते हैं। क्षार शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एशेज, अर्थात जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करे। सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कुछ उदाहरण दिए हैं इसमें, वो पढ़ती हूँ। पहला दिया है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O प्लस H2O, बनेगा क्या अपना 2NaOH, मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस जल बना क्या अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड नंबर पे है K2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, जल से क्रिया करके बना रहे हैं तो क्या बन रहा है 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद थर्ड नंबर पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल प्लस बनेगा क्या CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं क्षारकों के गुण। क्षारक नामक यौगिकों में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड OH समूह होते हैं। नंबर 2 क्षारक का स्वाद जो रहता है वो कड़वा रहता है। क्षारक साबुन की भांति चिकने लगते हैं। ये लाल लिटमस के घोल को नीला कर देते हैं। ये फिनोल्फथेलीन को गुलाबी तथा मिथॉल ऑरेंज को पीला बना देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्षारक लवण और जल बनाते हैं। NaOH प्लस HCl बनेगा क्या NaCl प्लस H2O। अब है अम्लों की ही भांति क्षारक भी प्रबल तथा दुर्बल प्रकृति के होते हैं। क्षारक भी जो रहते हैं वो जिनका प्रभाव ज़्यादा भी होता है और दुर्बल कमज़ोर भी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। कुछ विलयनों को क्षारकीय तालिका में देखिए। उदासीनीकरण। अब आते हैं उदासीनीकरण पर। उदासीनीकरण की परिभाषा अग्रलिखित प्रकार से दी जा सकती है। अम्ल तथा क्षार को उचित अनुपात में परस्पर मिलाने की उस क्रिया को जिसमें वे एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके विलयन को उदासीन बना देने का प्रयत्न करते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होते हैं। क्षार प्लस अम्ल बनेगा क्या लवण प्लस जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए परियोजना 6 तथा 7 के अंतर्गत दिए गए प्रयोग कीजिए एवं उन्हें समझिए। कुछ इसमें विलयन दिए हैं और इसकी प्रकृति दी हुई है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये जो उदाहरण दिए हैं इनको अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे है अतः क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण शब्द उन यौगिकों के लिए उपयोग किया जाता है जो यहाँ क्षारों व अम्लों की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज अपना इतना ही इस चैप्टर को करते हैं। बड़ा पार्ट है ना, तो इसको कुछ हिस्सों में अपन बांट दिया है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।